फौजिया एजेंसी के दफ्तर में गौहर के साथ बैठी थी। बातों बातों में गौहर ने एक पेपर फौजिया के आगे रखते हुए उसे बताया कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। फौजिया समझी किसी ऐड का होगा, मगर किस ऐड का? फौजिया ने बेसाख्ता पूछा। ऐड कॉन्ट्रैक्ट का भी बन जाएगा, लेकिन ये एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है, पहले ये साइन करो। गौहर ने जवाब दिया और मजीद कहा, ये इस बात का कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम सिर्फ हमारे साथ ही काम करोगी, 2 साल तक किसी और के साथ कोई ऐड नहीं करोगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कोई ऐड भी तो मिले जिसके लिए तुमने बुलाया था, फौजिया ने सवालिया अंदाज में कहा। मिल जाएगा, इतनी जल्दी भी क्या है? तुम जरा अपने आप को तो देखो, थोड़ा ग्रूम करो, फिर ऐड ही ऐड है तुम्हारे लिए। गौहर के लहजे में बेपरवाही की झलक थी। फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर फौजिया के आगे करते हुए कहा, लो ये साइन करो। इसमें हमने तुम्हारा नाम भी तब्दील कर दिया है और तुम्हें कमल बलोच का नाम दिया है। क्यों? कमल बलोच ठीक है ना? जो आप बेहतर समझें, मुझे कोई एतराज नहीं, फौजिया ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हुए कहा। उसे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी कि नाम क्या है, उसे सिर्फ एक ऐड की ख्वाहिश थी। क्या पता नाम बदल कर किस्मत भी बदल जाए। यही सोचकर उसने गौहर को जवाब दिया, चलो मुबारक हो कमल बलोच, अब बाकायदा तौर पर तुम हमारी एम्प्लॉय हुई, हमारी जिम्मेदारी हो। बहुत जल्द इसी तरह एक ऐड का कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी। गौहर ने खुशी से कहा, इंशाल्लाह। अच्छा, अब ड्राइवर से कहें मुझे वापस छोड़ आए, रात काफ़ी हो चुकी है। फौजिया ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया, ओके, मैं ड्राइवर से कहता हूँ, गौहर ने जवाब दिया। राजदा फौजिया के बच्चे के साथ खेल रही थी। पास ही उसकी माँ बैठी थी। इतने में आबिद आ गया और बच्चे को राजदा के साथ खेलता देखकर खुश होकर बोला, अरे वाह, चंद दिन में ये तुझसे बड़ा मानूस हो गया है। देख अम्मा कैसे खेल रहा है, उसने प्यार ही इतना दिया इन दिनों में। बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं। माँ ने बेटी को प्यार से देखते हुए कहा, भाई मैं एक बात सोच रही हूँ। राजदा ने कुछ सोचते हुए आबिद से कहा, क्या? आबिद ने सवालिया अंदाज में पूछा। अगर फौजिया वापस ना लौटी तो? राजदा के लहजे में तशवीश थी। वो अब कभी वापस नहीं आएगी, आबिद ने पूरे यकीन से जवाब दिया। तो इस बच्चे का क्या होगा, तूने सोचा कभी? राजदा ने बच्चे को प्यार करते हुए पूछा। आबिद ने बच्चा उसके हाथ से ले लिया और उसके माथे पर प्यार किया। क्या होगा, मेरा बेटा है, इसके लिए दूसरी शादी करूंगा। लेकिन अगर दूसरी माँ ने उसे इतना प्यार ना दिया? राजदा ने एक और सवाल पूछा। ओ, वो वक्त आने पर देखा जाएगा, आबिद ने बेपरवाही से जवाब दिया। दूसरी माँ दूसरी ही होती है भाई, मेरा भी सोच, राजदा ने अजीब से लहजे में कहा। क्या? आबिद को कुछ समझ ना आया। अगर ये तू मुझे दे दे तो? राजदा ने कहा। आबिद ने बच्चा उसकी गोद में वापस दे दिया और बोला, ये तेरा ही है, तू ही इसे माँ बनकर संभाल रही है। नहीं भाई, तू इसे पूरा पूरा मेरे नाम लिख दे, राजदा ने आबिद का हाथ पकड़कर बहुत मान से कहा। क्या मतलब? आबिद इस मुतालबे पर हैरान रह गया। मेरा मियाँ कह रहा था कि तू कितना ही प्यार कर ले, अगर उसकी माँ दोबारा आ गई तो वो ले जाएगी। तू इसे मुझे लिख कर दे दे, राजदा ने तशवीश से कहा। अरे ये तो है ही तेरा, तो बता क्या लिखना है? अभी लिख देता हूँ, आबिद ने बहुत आराम से कहा। सच्ची भाई, तू इसे मुझे दे देगा, फिर मैं कागजात तैयार करवा लूँ? राजदा ने खुशी से कहा। हाँ हाँ करवा ले, लेकिन मेरा बेटा तेरा ही है, तू फिक्र मत कर। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। रेहान के साथ उसने जहाँ और बहुत कुछ सीखा, वहाँ उसकी इंग्लिश भी बहुत बेहतर हो गई। वो वक्तन फवक्तन उसे उठते बैठते चलने फिरने के तरीकों के अलावा इंग्लिश भी सिखाता रहा। वो मैट्रिक पास तो थी ही, इसलिए बहुत आसानी से सब कुछ सीख रही थी। एक दिन फौजिया शदीद डिप्रेशन में रो रही थी। रेहान उसके पास बैठा था। वो उसे समझाते हुए बोला, देखो परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं जल्द मशहूर ना हो पाई तो घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी? जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरा डिप्रेशन बढ़ रहा है, रात को नींद नहीं आती। फौजिया ने आंसू साफ करते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। हमारी फील्ड में नींद ना आने की बीमारी तो बड़ी अच्छी समझी जाती है, लेकिन तुम्हें वाकई इस वक्त सुकून की जरूरत है। रेहान ने उसे बहुत प्यार से समझाया। मैं 3 रातों से जाग रही हूँ, कब तक बगैर काम के बैठी रहूंगी? फौजिया बेचैनी से बोली। रेहान ने जेब से गोलियों का पैकेट निकाला और इसमें से 2 गोलियां निकाल कर फौजिया को देते हुए कहा, अरे तुम फिक्र मत करो, जल्द ही तुम्हारे लिए काम ही काम होगा। अभी तुम्हारा सोना बहुत जरूरी है बेबी, तुम ऐसा करो, ये 2 गोलियां खाओ और सुकून की नींद सो जाओ। ये कैसी गोलियां हैं? फौजिया ने गोलियां रेहान के हाथ से लेते हुए पूछा। ये जादुई गोलियां हैं, रेहान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। कौन सी गोली? फौजिया को कुछ समझ ना आई।
रेहान ने पास आकर उसे पानी का ग्लास थमाया। जादुई गोली, इसे खाकर तुम परिस्तान की परी बन जाओगी, उड़ने लगोगी, सब गम सब फिक्र भूल जाओगी और कुछ याद नहीं रहेगा। काश मैं परी बन सकती, फौजिया गोली निगलते हुए बुड़बुड़ाई। रेहान ने गोली वाला पैकेट उसके पास रखा और बोला, ये लो संभालो, अब तुम सोने के लिए लेट जाओ और बस अच्छे अच्छे ख्याल ज़हन में लाओ। चलो ठीक है, तुम जाओ अब। फौजिया बिस्तर पर बैठते हुए बोली, चलो मैं निकलता हूँ, कल मुलाकात होगी, दरवाजा बंद कर लेना फिर सोना। रेहान उसके गाल थपथपाते हुए बोला, हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो। फौजिया ने कहा, फिर उठकर दरवाजे तक आई और दरवाजा बंद करके दोबारा बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। नींद अभी भी उसकी आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नींद की परी उस पर मेहरबान हो ही गई। चौधरी साहब की पंचायत में सब लोग बैठे थे और फौजिया के बारे में पूछगछ हो रही थी। वो घर से क्यों गई? चौधरी साहब ने कदरे गुस्से से आबिद की तरफ देखा और उससे पूछा। उनके अंदाज में बहुत दुरुस्ती थी, जिसे आबिद ने अंदर तक महसूस किया। देख पुत्र, मैंने कह दिया वो मेरी धी है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, फिर तूने उस पर हाथ क्यों उठाया? आबिद ने हाथ जोड़ते हुए झूठ मूठ आंसू पोंछे और बोला, मुझे मेरी माँ की कसम चौधरी साहब, जो इस पर मैंने कभी हाथ भी उठाया हो। माँ से ज्यादा कोई अजीज नहीं होता। वो खुद ही मेरे साथ जुबान चलाती थी, जरा जरा सी बात पर लड़ती थी, जिद करती थी कि मैंने टीवी पर जाना है, मुझे शहर लेकर चल। अब आप ही बताओ चौधरी साहब, मेरा छोटा सा बच्चा और माँ है, मैं सब कैसे छोड़कर उसके साथ शहर चला जाता? आबिद की बात सुनकर फौजिया का बाप गुस्से से खड़ा हो गया। उसका जिस्म लरज रहा था। और ये झूठ बोल रहा है, ये भी उसके साथ बहुत बदतमीजी करता था, मारता पीटता था उसे। एक बार वो मार खाकर मेरे पास भी आई, लेकिन मैंने अपनी ही बेटी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया था। चौधरी फौजिया के बाप की बात काटते हुए आबिद से मुखातिब हुआ, आखिरी बार क्या हुआ था जो तूने उसे मारा? वही बता रहा हूँ चौधरी साहब, कि उसने मुझसे कहा कि मैंने शहर जाना है, इश्तिहार में काम करना है। अब बताओ चौधरी साहब, मैं उसकी बात कैसे मान लेता? आबिद ने बात बिगड़ती देखकर गिड़गिड़ाते हुए जवाब दिया। फौजिया का बाप चौधरी साहब के सामने आ गया और हाथ जोड़कर बोला, वो शहर में ही है चौधरी साहब, इससे कहें कि इसकी बीवी है, ढूंढ कर लाए मेरी बेटी को। मैंने फोन किया था, उसने फोन भी नहीं उठाया मेरा। आबिद ने अपनी जान बचाते हुए कहा, और तेरी बीवी है, तू ढूंढ कर ला उसे। मुझे नहीं पता, मुझे लड़की चाहिए हर हालत में। तुम दोनों सुन लो, लड़की का पता कराओ और शहर जाकर ढूंढो, क्योंकि इसका जिम्मा मैंने लिया था। चौधरी साहब ने आबिद को डांटते हुए कहा, जो हुक्म चौधरी साहब, मैं फिर भी इससे राब्ता करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ रहने पर तैयार नहीं। आबिद सर झुकाकर बोला, ओ तू फिर भी कोशिश तो कर, बीवी है तेरी, क्या तू ऐसे ही छोड़ देगा उसे? चौधरी साहब का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। जो हुक्म चौधरी साहब, मैं कोशिश करता हूँ, आबिद ने जवाब दिया। कोशिश नहीं, मुझे हल चाहिए, जल्द अज जल्द। तू इससे बात कर और लेकर आ, चौधरी साहब ने हुक्मिया लहजे में कहा। जी चौधरी साहब, ताड़ा हुक्म सर आंखों पर। आबिद सर झुकाए हुए अदब से बोला। पंचायत में मौजूद लोगों के चेहरों पर बहुत ही गुस्सा था, जिसे आबिद भी महसूस कर रहा था।